हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स टॉप क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किए हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप उसे पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को पोस्ट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में से आपके सवालों को पिक करूंगा और उनके जवाब दूंगा। तो फिलहाल नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है टाइम इज मनी का। लिखते हैं, सर कैन यू एक्सप्लेन मी, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस ऑफ वॉच योर स्टेप एंड वॉच योर माइंड। आई वुड लाइक टू टेल यू आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, कीप टीचिंग अस सर। वाह, ब्यूटीफुल कमेंट, थैंक यू सो मच माय लव फॉर लविंग मी। आपने पूछा है कि ये वॉच योर स्टेप और वॉच योर माइंड में क्या फर्क होता है। देखिए, वॉच योर स्टेप का मतलब नॉर्मली हो सकता है कि अपने कदमों को देखो, जहां तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसे देखो, संभल कर चलो। और वॉच योर माइंड मतलब अपने ख्याल को देखो, अपनी बातों को समझ कर बोलो, ये मीनिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि इन दोनों फ्रेजेस का एक ही मतलब भी होता है, और वो होता है अपने गिरेबान में झांकना। वो होता है ना, जब कोई हमें नसीहत देने लगता है तो हम कहते हैं पहले अपने गिरेबान में तो झांको, तुम बड़े दूध के धुले हो, तुम भी तो ऐसे ही काम करते हो। तो हम कहते हैं ना हिंदी में अपने गिरेबान में झांको, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं वॉच योर स्टेप, या फिर कह सकते हैं वॉच योर माइंड। पहले जाओ, अपना माइंड देखो, अपने ख्याल देखो, अपने थॉट्स देखो कितने गलत हैं, गंदे। तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। इसके अलावा मैं यहां पर थैंक यू बोलना चाहूंगा विनीत यादव जी को। विनीत ने आंसर किया है आपके क्वेश्चन का और काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने विनीत जी इनको आंसर किया, थैंक यू सो मच। अगला सवाल पूछा है अमिता गुप्ता ने। लिखती है, माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनीवेज एंड बाय द वे। एनीवेज और बाय द वे में क्या फर्क होता है सर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। पिक कर लिया, सवाल बहुत बढ़िया है। आपने पूछा है एनीवेज और बाय द वे में क्या फर्क होता है। ये दोनों फ्रेजेस एनीवेज बाय द वे आपने जरूर सुने होंगे, लोग इंग्लिश बोलचाल में इनका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। एनीवेज ये हो गया, बाय द वे आप बताओ आप कैसे हो। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे इन्होंने पूछा क्या फर्क है, क्या कैसे यूज करेंगे कैसे नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, दोनों ही फ्रेजेस इमोशनल फ्रेजेस कहलाते हैं, यानी हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनीवेज के। एनीवेज का मतलब यह होता है खैर, चलो जाने दो खैर, चलो जाने दो खैर, मतलब कि जो बात चल रही है उस टॉपिक से अचानक से टॉपिक बदल लेना। यानी कि आप मुझसे कह रहे थे सर पता है वो आपकी बुराई कर रहा था और ये हुआ और वो हुआ, अब मैंने सुन तो लिया, मैं टॉपिक को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं एक एक्सप्रेशन का यूज करूंगा, एनीवेज चलो छोड़ो जाने दो, ये बताओ और पापा कैसे हैं, हाउ इज योर फादर। तो टॉपिक चेंज कर लिया, ट्रैक चेंज कर लिया, वहां पर हम एनीवेज का यूज करेंगे। अब बात करें बाय द वे। बाय द वे यानी कि उसी चीज में आगे कुछ और पूछना। इसके अलावा बाय द वे, जैसे कि सर मैंने 10th पास कर लिया, वाओ 10th पास कर लिया, बाय द वे अब क्या करोगे, तो वही टॉपिक है लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं इसके अलावा बाय द वे, और मतलब और क्या करोगे, तो उसी वे में उसी टॉपिक पर बात करते हो बाय द वे, और टॉपिक चेंज करना है एनीवेज। अगला सवाल पूछा है शिवम राठौर ने। लिखते हैं, सरताज सर आई हैव कंफ्यूजन। बिल्कुल, क्या कंफ्यूजन है हम दूर करेंगे आपकी, देखते हैं। पूछते हैं, ये प्रश्न ये है इनका, हुआ हूं, जैसे मैं सोया हुआ हूं, तुम खेले हुए हो, व्हाट वी हैव टू यूज फॉर हुआ। ये बोलते हैं कि ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में हुआ आता है, वह सोया हुआ है, वह पड़ा हुआ है, वह मरा हुआ है, दुकान खुली हुई है, कैसे बनाएंगे भाई। देखो, मैं 90 डेज की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। हुआ, इसके लिए आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे दुकान खुली हुई है, द शॉप इज ओपन्ड, ओपन की थर्ड फॉर्म। मैं सोया हुआ हूं, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, आई एम स्लैप्ड, इस तरीके से हो गया। पैसे गिरे हुए हैं, मनी इज फॉलन, और बस अब कोई भी हुआ है, हुई है, वह जला हुआ है, वह पिटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, बनाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। अगला सवाल पूछा है फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर ने। लिखते हैं, सर आई एम हसनैन ताज, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच माय लव, आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स। मैंने आपसे बहुत चीजें सीखी हैं फ्रॉम योर वीडियोस, आपकी वीडियो से। सर आई हैव बीन पोस्टिंग माय क्वेश्चन फॉर 3 वीक्स, मैं 3 हफ्तों से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आई एम सॉरी, मैं आपका सवाल पिक नहीं कर पाया, अगर अब कर लिया। सवाल क्या है वो देखते हैं। सर मैं क्वेश्चन, मेरा सवाल है, ही लिव्स इन क्वेटा एंड ऑल्सो द प्लूरल ऑफ लाइफ इज लीव्स, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, थैंक्स। ओके, मैं आपका सवाल समझ गया। आप कह रहे हैं कि ही लीव्स इन क्वेटा, ही लीव्स इन दिल्ली, ही लीव्स इन मुंबई। यहां पर जो लीव्स है उसका मतलब है रहना, यानी रहता है, प्रेजेंट डेफिनेट, इसलिए लग गया। और लाइफ का जो बहुवचन होता है, जिंदगी का जो बहुवचन होता है, वो भी लीव्स होता है, जिंदगियां, लीव्स। तो फर्क कैसे पता चलेगा यार, बड़ी कॉमन सी चीज है, कॉमन सेंस यूज करो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, डेट माने तारीख होता है, और डेट माने ही खजूर भी होता है। अगर मैं कहूं आई ईट डेट, मैं खाऊंगा डेट, अब मैं ये डेट कौन सी है, तारीख या खजूर,
तो सारे कहेंगे सर खजूर, क्योंकि खाऊंगा, तारीख तो खाई थोड़ी जाती है। तो कैसे पता चला? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पिछले वर्ड्स देखकर, ईट देखकर पता चल गया। तो ऐसे अगर मैं कहूं जैसे माय बर्थडे विल नॉट कम ऑन दिस डेट, मेरा जो बर्थडे है वो इस डेट को नहीं आएगा, अब इस तारीख को या इस खजूर को, तो आप कहेंगे हाँ तो तारीख होना चाहिए। तो चीज एक ही है लेकिन सिचुएशन देखकर पता चल रहा है। तो भैया यहां भी यही सीन होगा कि जहां पर अभी जैसे मुझे कहना है ही सेव्ड मेनी लीव्स, उसने बहुत सारी बचाई। अब यहां पर लीव्स क्या है, रहना या जिंदगियां? तो यार सिंपल सी चीजें, जिंदगियां बचाई तो लीव्स मतलब जिंदगियां। ही लिव्स इन क्वेटा, वह क्वेटा में जिंदगी है या रहता है? तो कॉमन सेंस है। तो यहां पर सिर्फ सेंस लगाकर पता कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है, तो मीनिंग निकालने के लिए सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा है OSG अरविंद ने, लिखते हैं सर आई लाइक टू थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फॉर योर इंग्लिश टीचिंग सेंस, आपके पढ़ाने के तरीके के लिए शुक्रिया। यू वेलकम माय डियर, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे लिए लिखी। सवाल देखते हैं इनका। सर माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है रनिंग आउट मींस व्हाट? रनिंग आउट का क्या मतलब होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ये एक फ्रेज है रनिंग आउट जिसका मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना। जैसे मिल्क इज रनिंग आउट, दूध खत्म हो गया है। स्पाइसेस आर रनिंग आउट इन माय होम, मेरे घर में मसाले खत्म हो गए हैं। या फिर बटर इज रनिंग आउट, मक्खन खत्म हो गया है। या वॉज लगा दे तो खत्म हो गया था। तो रन आउट मतलब कि वो तो एक रन आउट होता है, मैच में रन आउट हो जाना, लेकिन जब आप इसे फ्रेजल इंग्लिश में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। तो ये आपके सवाल का जवाब है। इसके अलावा इसी सवाल का जवाब दो और लोगों ने दिया है, सतीश राठौर जी ने और प्रांजल यादव जी ने। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस, आपने बहुत प्यारे जवाब इनके दिए एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर। अगला सवाल पूछा है सुमित कुमार झा ने, लिखते हैं हेलो गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सुमित, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू फॉर दैट, उसके लिए शुक्रिया। सर आपका क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, मेरा काम था समझाना, अब तुम्हारे पे है समझना, है तो समझो वरना जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज प्लीज पिक माय क्वेश्चन। वाओ नाइस, आपने बहुत अच्छा एक मतलब बड़ा सा सेंटेंस को मिला के उनका कॉम्बिनेशन पूछ लिया। आइए इसका जवाब देते हैं, लेकिन इसका जवाब कैसे दूंगा, किसी ने आपके सवाल का जवाब दिया है और वो है राहुल शर्मा। उन्होंने लिखा है इट कैन बी ट्रांसलेटेड दैट वे, ये इस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है, इट वाज माय ड्यूटी टू वार्न यू, मेरा काम था तुम्हें समझाना, नाउ इट्स अप टू यू, अब ये तुम पर है या ये तुम्हारी मर्जी है, ईदर यू लिसन टू मी, या कि तुम मुझे सुनो, मेरी मानो, और डू व्हाटएवर यू वांट टू, या फिर वो करो जो तुम्हें करना है, या जो दिल में आए वो करो। और बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन्होंने की है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया राहुल शर्मा, आपने बेहतरीन ट्रांसलेशन की है। तो सुमित जी आपके सवाल का जवाब ये था। अगला सवाल पूछा है राजनाथ भारती जी ने, लिखा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रिजन लॉकअप एंड जेल? प्रिजन लॉकअप एंड जेल में क्या फर्क होता है सर? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, देखिए प्रिजन की बात करें तो इसका मतलब होता है कैद खाना। अब ये जो वर्ड है ये जानवरों और इंसानों दोनों के लिए यूज हो सकता है, यानी कि जिसमें जानवर कैद होकर रहते हैं, जैसे पिंजरा है, बाड़ा है, या फिर कोई और चीज है, तो उसे भी आप प्रिजन बोल सकते हैं कि ये एक प्रिजन है, यानी कि एक पिंजरा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब जो बात करें लॉकअप और जेल की, ये प्रिजन से इसलिए अलग है कि प्रिजन यूज होता है जानवर और इंसानों दोनों के लिए, लेकिन लॉकअप और जेल इंसानों के लिए यूज होता है। अब लॉकअप या जेल में कोई मुर्गा तो बंद हो नहीं सकता, तो इंसान ही बंद होते हैं, तो ये इंसानों के लिए होता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब भी किसी को पकड़ा जाता है तो पहले थाने ले जाया जाता है, चोर है, क्रिमिनल है या कोई भी है, पुलिस उससे पहले अरेस्ट करती है। तो अरेस्ट करने के बाद वहां थाने में एक स्पेशल छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जिन्हें छोटी छोटी जेल कहा जाता है। वो परमानेंट जेल नहीं है, यानी वहां रहना नहीं है। असली जेल तो वो जज के फैसले के बाद जाएगा, जब उसे जज जेल भेजेगा, क्योंकि पहले उसे अदालत में पेश करना है। लेकिन अरेस्ट करने से अदालत में पेश करने तक का जो टाइम होता है, जो भी 1 दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 24 घंटे का, उस टाइम में वो थाने में रखते हैं। तो थाने के अंदर जो जेल होती है छोटी छोटी, उसे लॉकअप बोलते हैं। अब उसके बाद जो वो शहर की बड़ी जेल में जाता है उसे इंग्लिश में जेल बोलते हैं। जैसे दिल्ली में जो बड़ी जेल है वो तिहाड़ जेल है, तो वो जेल है, वो लॉकअप नहीं है। और दिल्ली में जितने भी थाने हैं उन सब थानों में एक एक कमरे, 2-2, 4-4, 5 जो भी कमरे बने हुए छोटे छोटे, उनमें सलाखें हैं ताकि कुछ वक्त तक यहां रखा जा सके, बंद करके भाग ना जाए जब तक इसे कोर्ट ले जाना है, तो वो लॉकअप्स कहलाते हैं। तो ये फर्क होता है तीनों में। अगला सवाल पूछा है अनामिका जी ने, लिखती हैं सर वेरी वार्मफुल गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सर आई एम अनामिका, मेरा नाम अनामिका है, ओके, यू आर सच अ जीनियस टीचर, थैंक यू सो मच, एंड आई हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम यू फॉर 1 ईयर, मैं आपसे 1 साल से पढ़ रही हूं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इस सेंटेंस में, सुधारिए। 1 ईयर है, ईयर्स नहीं ईयर होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर होगा। एंड आई हैव अ डाउट, और मेरा एक डाउट है, चलिए आपका डाउट लेते हैं। डाउट ये है छोटे छोटे से मसाले के डिब्बों को
क्या कहेंगे, और जैसे हींग की डिबिया को क्या कहेंगे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर किचन की बात करें तो किचन में बहुत छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं, किसी में हींग होती है, किसी में जीरा होता है, या किसी में कोई सामान होता है, तो वो छोटे छोटे डिब्बे जो होते हैं, आपने पूछा इंग्लिश में क्या कहेंगे, चाहे वो डिब्बे हो चाहे वो डिबिया हो, इंग्लिश एक ही होगी, तो क्या होगी? अगर वो शीशे के हैं तो उन्हें आप जार कहेंगे, जार, जार्स। ठीक है, तो ये दिस इज द जार ऑफ शुगर, ये शुगर का जार है, या ये टी का जार है, या फिर ये जीरे का जार है। तो और अगर वो शीशे के नहीं है, प्लास्टिक के हैं या किसी और मटेरियल के बने हैं, तो आप उन्हें वहां पर कंटेनर बोलेंगे। कंटेनर छोटे भी होंगे ना डिबिया, तब भी आप उन्हें कंटेनर बोलेंगे कि भाई ये चीनी का कंटेनर है, ये पत्ती का कंटेनर है, या फिर ये इस चीज का कंटेनर है, तो कंटेनर्स बोलेंगे। तो कंटेनर बोलिए, आप शीशा वाले को भी कंटेनर बोल सकते हैं, लेकिन शीशा वाले के लिए एक अच्छा सा वर्ड जार यूज किया जाता है, पर आप चाहें तो सबको कंटेनर्स बोल सकती हैं। अगला सवाल पूछा है विजय कुमार ने, लिखते हैं हेलो सर जी, हाय विजय। मेरा क्वेश्चन है कि ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, ये हम कब और कहां यूज करें, क्या इन्हें साथ में यूज किया जा सकता है? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें मजा आएगा बताने में, फैक्ट है इसके पीछे। सबसे पहले आपका सवाल है कि ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक इन्हें साथ में यूज किया जा सकता है। अगर आपका साथ में मतलब यह है कि दोनों एक साथ बोल दें ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक भाई, तो बिल्कुल नहीं यार, कोई एक ही बोलना पड़ेगा ना। अगर आपका मतलब यह है कि एक दूसरे की जगह कोई भी बोल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। आप चाहें तो किसी को विश करने के लिए ऑल द बेस्ट बोल दीजिए या बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए, ये दोनों बोले ही किसी को अच्छे के लिए, विश करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए बोले जाते हैं। जब कोई अच्छे काम के लिए जा रहा होता है तो हम उसे दुआ देते हैं, प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि भाई इसमें तुम सफलता पाओ, तुम्हारा ये काम अच्छा हो, कामयाब हो, ऑल द बेस्ट, या फिर बेस्ट ऑफ लक। तो इन दोनों को आप बोल सकते हैं एक दूसरे की जगह, कोई सा भी, जब आपको जो याद समझ में आ जाए। लेकिन एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक फॉरेन कंट्री वाला एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, यूएस का एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल छपा था, और उसमें यह बताया गया था कि लोग जो है वर्ल्ड में वो जो बेस्ट ऑफ लक है वो कम यूज करते हैं, और ऑल द बेस्ट ज्यादा यूज करते हैं, और वही ज्यादा भी करना चाहिए। फैक्ट क्या है? तो फैक्ट पहले इसके पीछे की हिंदी से जानते हैं। बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है आपका लक अच्छा हो, आपका जो लक है वो अच्छा हो, और ऑल द बेस्ट का मतलब होता है आपने जितनी भी मेहनत की है उस सबका अच्छा परिणाम हो। तो अब आप इससे खुद समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बंदा बहुत दिन रात मेहनत कर एग्जाम देने जा रहा है, और आप उससे कहे अच्छा लक होगा बेटा, तू लकी निकलेगा, आ जा, तो वो कहेगा भाई लक लक कहां से, मैंने तो मेहनत करी है, मुझे पता है कि मैं पास हो जाऊंगा, सारे आंसर याद है, इसमें लक का क्या काम? लक तो जब बोलते हैं ना, जब मैंने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप कहने लगे कि हाँ यार भाई जा ये पढ़ता रहियो और धागा चुनता रहियो, हो जाएगा तेरा काम। तो यहां पर मतलब एक तरीके का लक को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसकी मेहनत को कम बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसीलिए लोग बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते हैं। और अगर हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट, यानी कि जो भी तुमने मेहनत की है उसका बेस्ट परिणाम हो, एंड आपको इसका अच्छा परिणाम मिले, इसका अच्छा रिजल्ट मिले, तो ऑल द बेस्ट का मतलब फिर ये हो गया। तो लोग अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं जब मेहनत की है तो लक का क्या काम। लक पर वो डिपेंड करते हैं जो बहाने बनाते हैं, हमसे ये काम नहीं हुआ, नसीब में ही नहीं था, हमें तो इंग्लिश ही नहीं आई, नसीब में ही नहीं थी, हम फेल हो गए, नसीब में ही नहीं था पढ़ना। तो जो बार बार नसीब को कोसते हैं ना, तो वो नसीब को लक मतलब बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, तो नसीब के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे नसीब में होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते हैं, इंडिया में ज्यादा चलन है। तो अगर आपको लगता है कि नसीब को ही ऐसे बोलना चाहिए तो आप बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये बात जानने के बाद आप बेस्ट ऑफ लक बोलना पसंद करेंगे या फिर ऑल द बेस्ट बोलना पसंद करेंगे। अगला सवाल पूछा है शिवम कुमार ने, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, मुझे खाना खिलाओ को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में तो बेटा लिखा है तुमने, इंग्लिश में क्या कहेंगे बोलो? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। पिक तो कर लिया, पहले आपने गुड मॉर्निंग कहा तो आपको वेरी गुड मॉर्निंग। आपने कहा मुझे खाना खिलाओ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपने हिंदी लिख दिया, मैं समझ गया इंग्लिश पूछी आपने। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। मुझे खाना खिलाओ, अगर आप सामने वाले से ये कह रहे हैं कि अपने हाथ से खिलाओ, मैं बच्चा हूं छोटा, ऐसे खिलाओ, मेरे मुंह में निवाला रखो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे फीड मी द फूड, फीड मी, मुझे खिलाओ द फूड, खाना। और अगर आप कह रहे हैं मतलब खाना लगाओ यार, खाना ना खिलाओ, मतलब खाएंगे तो हम ही, खिलवाओ तो लगाओ जरा खाना ना यहाँ पे लेके आओ, तो वहां पर हम कहेंगे मेक मी ईट द फूड, मेक मी ईट द फूड, यानी कि मुझसे खाना खिलवाओ। तो ये दोनों में से कोई आप एक बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है हुरैन नाज ने, लिखती हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग हुरैन। मेरा क्वेश्चन यह है कि वो तुमसे नाराज है, जो उसे मनाओ, और उसे मनाना बहुत मुश्किल है, और मैं उसे कैसे मनाऊं, और वो नहीं मान रही है या मान रही, इसे इंग्लिश में कैसे कहें? प्लीज 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 रिप्लाई सर। ओके,
ओके, तो उसे कैसे मनाए, उसे ये मतलब मनाने वाले वर्ड ज्यादा है। मनाने को इंग्लिश में आप कन्विंस कह सकते हैं। कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है मनाना, राजी करना, किसी चीज के लिए कन्वाइस कर लेना। चलिए आपके बनाते हैं एक एक करके। वो तुमसे नाराज है, तो इसे बनाएंगे ही इज एंग्री विद यू, ही इज एंग्री विद यू। इसके बाद आपने कहा जाओ उसे मनाओ, गो एंड कन्विंस हिम, गो जाओ एंड कन्विंस हिम, उसे मनाओ। फिर आपने कहा उसे मनाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस हिम, इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है, टू कन्विंस हिम, उसे मनाना। फिर आपने कहा मैं उसे कैसे मनाऊं, हाउ शुड आई कन्विंस हिम, हाउ शुड आई कन्विंस हिम। फिर आप कहती हैं वो नहीं मान रही, तो इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप बोल सकती हैं आई एम अनेबल टू कन्विंस हिम, यानी मैं उसे मना नहीं पा रही हूं, मना नहीं पा रहा हूं। या आपको यही बोलना है कि वो नहीं मान रही है, तो पैसिव में बनेगा ही इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, ही इज नॉट गेटिंग, या शी लड़की है, सॉरी नहीं रही है तो लड़की हो गई, शी इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड। तो आप इस तरीके से इन सभी को बोल सकती हैं। अगला सवाल पूछा है विशु ने, लिखते हैं सर रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। ओके, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लगातार बारिश होने को, मूसलाधार बारिश होने को हेवी रेनफॉल या फिर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। तो रुक रुक कर बारिश होने को क्या कहेंगे, तो रुक रुक कर बारिश होने को कहेंगे इंटरमिटेंटली, जैसे कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, या यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है इंटरमिटेंटली, इंटरवल ले लेके, रुक रुक कर होती है फिर बंद हो जाती है, इस तरीके से। और जो बूंदाबांदी, एक और चीज बताता हूं, जो बूंदाबांदी होती है, हल्की हल्की फुहार पड़ती रहती है, उसे बोलते हैं ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग, यानी कि आज बूंदाबांदी हो रही है। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो गाइज ये थी आज संडे वाली क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और आपको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में भी पता चला होगा। फिलहाल मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। पहली ये कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस पर एक 90 दिनों का कोर्स चल रहा है, सीरीज चल रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें जो है कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप प्लीज उसे फॉलो अप कीजिए और उसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उसमें कोई डाउट होता है तो संडे वाली वीडियो में यानी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लीजिए। दूसरी चीज, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है सरताज स्टोरीज, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे को नहीं पता है। एक व्लॉगिंग चैनल है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लो यूट्यूब पर सरताज स्टोरीज, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। प्लीज आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैं कमाल कमाल की जानकारी में डालता रहता हूं। अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए कुछ इंग्लिश या कुछ जीके से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम सरताज क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट संडे आपसे मिलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।